हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आपका साइंस फैकल्टी आप सब बच्चों का ई सरल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन योर लाइफ। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट पार्ट या इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे जो टेक्निक्स है, वो सारे जो टेक्निकल टर्म्स है, वो हमें पता क्यों नहीं है। अरे तो यार वही तो चीज देखनी है। हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, यानी हमारी बॉडी को जो एनर्जी देती है, उन एनर्जी के लिए हम किस पर डिपेंड कर देते हैं? फूड पर। और फूड रिसोर्सेज जो होते हैं, जहां से फूड आता है, उनमें कैसे इंप्रूव कर सके, उस पर आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ना। तो बिल्कुल इसको अपन एक एक करके पूरे कॉन्सेप्ट इसके स्टडी करने वाले हैं। देखते हैं कि यार ये फूड जो होता है वो हमें मिलता कहां से है। फूड रिसोर्सेज की अगर अपन बात करें तो फूड रिसोर्सेज में हम कहां से फूड को लेते हैं? तो जनरली वी टेक फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो। ठीक है ना। तो प्लांट से भी क्या करते हैं अपन? डायरेक्टली भी ले लेते हैं और इनडायरेक्टली भी, दोनों तरीके से ले लेते हैं। लेकिन मेनी प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स आर ईटन एज फूड। यानी कि जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, ये आप देख रहे होंगे यहां पर, एप्पल, ये पॉमग्रेनेट है, और ऐसे कई सारे प्लांट है जिनको अपन डायरेक्टली एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। जैसे सब्जियां हो गई, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, उनको भी एज अ फूड अपन कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उनको भी करते हैं अपन। बहुत सारी ऐसी लीव्स है जिनको भी अपन करते हैं। तो इस प्रकार हम प्लांट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड नीड्स के लिए रखते हैं। जैसे यहां पर आप इसका प्लांट जो होता है वो हम क्या प्रोवाइड करते हैं? सीरियल, वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स ऑल्सो, जो हमारी फूड नीड्स को कंप्लीट करते हैं। वैसे ही एनिमल्स भी हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड नीड्स को कंप्लीट करते हैं। कैसे? एनिमल आर यूज्ड एज अ फूड ईदर डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब होगा कि या तो आप उनको ऐसे एज अ मीट, उनका जो होता है उसको कुक करके खा लेते हो, या उससे एग जो होते हैं उनको खा लेते हो, या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली में आ जाता है एग्स भी, जो उनके प्रोड्यूसेस होते हैं, जो उनके प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, ऐसी चीजों को आप कंज्यूम करते हो। यानी डायरेक्टली एज अ मीट भी उनको खा सकते हो, एज अ फूड भी, और दूसरे तरीके से उनके जो प्रोड्यूसेस होते हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको भी आप यूज करके फूड नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे सच एज मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक हनी, एग्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है। तो इन सारी चीजों के तरीके से भी हम फूड नीड्स को कंप्लीट करते हैं। यानी कि हमारी फूड नीड्स किस किस पे डिपेंड कर रही है? प्लांट्स पे एंड एनिमल्स पे। अब सबसे पहली बात तो कि फूड होता क्या है, इसके बारे में अगर अपन थोड़ी सी बात करें तो यहां पर आपको ये प्लेट देखकर लग रहा होगा कि यार यही यही ऐसा ही वाला फूड यही होता है, इसी को तो हम खाते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ रोटियां हैं, और रोटी भी बहुत अच्छी वाली है यार ये तो। ठीक है। और इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, ये पता नहीं काजू, काजू की सब्जी होगी कोई, और ऐसे करके ये मिक्स वेज होएगा, और ये कड़ी वगैरह कुछ भी, पालक पनीर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप खा रहे होते हैं। यानी कि फूड क्या है जनरली, ये किस लिए हमें जरूरी होता है? हमें पता है कि हम दिन भर बहुत काम करते हैं, तो काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहां से मिलती है? हमें फूड से। यानी कि फूड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यानी कि जो बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल हो, ऐसा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिक्सचर जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फूड बोलते हैं। अब यहां पर फूड में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हम प्लांट्स वाले पे चल जाते हैं, और प्लांट्स में भी सबसे पहले अपन सीरियल्स पे आते हैं। सीरियल्स मतलब जो दानेदार, जैसे गेहूं है, वीट जिसको बोलते हैं, राइस, बार्ली, मिलेट, मेज, सोरगम, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डायरेक्ट हम इनको खाते हैं। कभी तो जैसे ये जो है हमारे गेहूं, इसको क्या करते हैं अपन? चक्की में पिसा लेते हैं, और पिसा के इसकी रोटियां वोटियां बना के पका के अच्छे तरीके से खाते हैं, ताकि इजीली डाइजेस्ट कर पाए और बहुत अच्छे से हमारा सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम रन हो जाए। ठीक है। मिलेट्स है, यहां पर आप देखोगे ये मेज है, ये सोरगम है। तो ये बहुत सारी चीजें जो आपको इस तरह से यूज में लेते हैं। अब अगर अपन दूसरे पार्ट पे चले तो इसके अलावा और भी हैं। जैसे ऑयल सीड्स की अगर अपन बात करें तो ऑयल सीड में क्या क्या होते हैं? ग्राउंड नट होता है, कोकोनट होता है, सोयाबीन, मस्टर्ड, सीसम्स। तो ये ऑयल सीड्स होती है, इनसे हम क्या निकाल सकते हैं? ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उस ऑयल को भी हम एज अ कुकिंग और एज अ फूड यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी होती है हमारी पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें। तो दालों में बहुत सारी होती है। यहां पर चने की दाल जिसको ग्राम बोलते हैं अपन, ये लेंटिन, और ये पी, ये ग्रीन ग्राम होता है, ये ब्लैक ग्राम, और ये पिजन पी होते हैं। तो ये इस टाइप की बहुत सारी दालें भी आपको खाने को मिलती हैं, जो हमारी फूड नीड्स में अपने आपको जो फूड को कंप्लीट करती है।
उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये इसेंशियल क्यों है, मैंने अभी बताया था आपको कि हमारी एनर्जी नीड्स को कंप्लीट करती है। तो हम जनरली यहां पर देखेंगे कि जो सीरियल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही जो होती है एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, पल्सेस के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी इसेंशियल वाइटल इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी बॉडी के लिए, वाइटल मतलब केमिकल है जो क्या करता है हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज में हेल्प करता है, लाइक रिपेयरिंग एक्टिविटीज। कहीं पे आपको कट लग जाता है, चोट लग जाती है, उन रिपेयरमेंट में प्रोटीन्स की बहुत हमें जरूरत पड़ती है। फैट्स जो होते हैं, फैट्स ये हमारे एनर्जी रिजर्वायर, जैसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, लेकिन फैट्स जो होते हैं जैसे ऑयली शीट्स होते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर रिजर्वायर रह जाते हैं और इसके बाद जब भी जरूरत होती है तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिनरल्स, विटामिन, वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, तो ये सारी चीजें भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जो कहां से मिलती है अपने को, वेजिटेबल और स्पाइसेस से मिलती है, मिनरल्स और विटामिन। ठीक है, तो ये इस टाइप से फूड हमारी बॉडी को हेल्प करता है। अब कितनी इंपॉर्टेंट चीज है यार। अब हम देखते हैं कि यार व्हाई डू वी नीड टू इंप्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ द फूड रिसोर्सेज। तो ये फूड तो है, हमें पता है सर, लेकिन इसको इंप्रूव करने की क्या बात आ गई, क्या जरूरत पड़ गई जो आप पढ़ाने लगे, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। व्हाई देयर इज द टर्म ऑफ इंप्रूवमेंट, फूड रिसोर्सेज है हम जान गए, लेकिन इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है, और जनरली प्रोडक्शन पर क्या जरूरत है। देखो प्रोडक्शन के लिए जनरली जरूरत इस तरीके से बढ़ गई है क्योंकि हमारा ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर जनरली पॉपुलेशन जो है वेरी फास्ट इंक्रीज हो रही है, यानी कि ग्रोइंग पॉपुलेशन जो होती है वो वेरी फास्ट हो रही है। अब जो पॉपुलेशन बहुत फास्ट ग्रो हो रही है तो हमारे को एनर्जी नीड्स ज्यादा है, तो फूड नीड्स ज्यादा है कि हमें को बहुत ज्यादा फूड मिले, नहीं तो फिर कम पड़ जाएगा ना, और कम पड़ जाएगा तो बहुत सारे लोग बेचारे स्टारवेशन से मर जाएंगे। तो उस वजह से वो एनर्जी नीड्स बढ़ने की वजह से, फूड नीड्स बढ़ने की वजह से हमें प्रोडक्शन में इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतने ही एफिशिएंटली हमारी जो नीड्स है वो कंप्लीट हो पाएगी। नो मेजर स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ लैंड अंडर द कल्टीवेशन। अब ध्यान रखना, फूड की प्रोडक्टिविटी में ही क्यों इंक्रीज करें भाई, लैंड पार्ट इंक्रीज कर देते हैं ना, ज्यादा करेंगे, ज्यादा बोएंगे, लेकिन नहीं यार ज्यादा नहीं बो सकते ना, क्योंकि लैंड हमारे पास क्या है, लिमिटेड इसमें है। ठीक है ना, लैंड पार्ट हमारा लिमिटेड अमाउंट में है, तो उस पर हम प्रोडक्शन की रेट बढ़ा सकते हैं कि उसमें ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो सेम अमाउंट ऑफ लैंड में। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहां पर कुछ गोल्डन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। देखो अपन यहां पर वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, तो एकदम डिटेल में ऐसा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इसके की पॉइंट्स कोई भी मिस नहीं करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो की पॉइंट्स अपन मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो यहां से आप देखोगे कि ब्लू रिवोल्यूशन है, दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू किससे, फिश प्रोडक्शन। फिश भी क्या है, हमारी फूड नीड्स है। जैसे मैंने बताया आपको कि एनिमल्स जो होते हैं उन पे भी हमारी फूड्स डिपेंड करता है, तो फिश क्या है, हमारी फूड नीड्स को अकम्प्लिश करती है। तो ये जो ब्लू रिवोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है, फिश से। जैसे अभी मैं प्लांट्स के बारे में बात कर रहा था, तो मैं जनरली बात करूंगा ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन है किससे, ग्रीन रिवोल्यूशन है प्लांट्स से एंड क्रॉप्स से। इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉप और प्लांट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे हमारी फूड नीड्स एकदम से कंप्लीट हो पाए। ठीक है, और येलो रिवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ऑयल प्रोडक्शन मैंने आपको बताया, ऑयली सीड से भी ग्राउंडनट, कोकोनट, ये सारी चीजें बताई अपन ने। तो ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए येलो रिवोल्यूशन हुआ, और इन सब रिवोल्यूशंस के बाद बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे व्हाइट रिवोल्यूशन की। तो व्हाइट रिवोल्यूशन है, इसमें मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात हुई। सिल्वर रिवोल्यूशन में हम एग प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की। तो आपको यहां पर क्या करना है, इनको रिलेटिवली याद रखना है कि कौन सा रिवोल्यूशन किसके लिए था, किसमें क्या इंक्रीज हुआ। तो ब्लू रिवोल्यूशन में फिश प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, येलो में ऑयल प्रोडक्शन, व्हाइट रिवोल्यूशन में मिल्क प्रोडक्शन, एंड सिल्वर रिवोल्यूशन में एग प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करता हूं, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस किस लिए यार, किस लिए नहीं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के लिए, यानी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड, वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग। क्या करना चाहिए हमें, मिक्स्ड फार्मिंग करना चाहिए, इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना चाहिए, और ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस है जिनको अपने को परफॉर्म करना चाहिए, ताकि ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब है ये ना तो किसी को नुकसान पहुंचाएगी
और साथ के साथ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई अल्टरेशन क्वालिटी के साथ भी नहीं होगा, ना ही एनवायरमेंट के साथ होगा, और साथ के साथ हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आर नोन एज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या कर रहा है, हमें पता है कि यार हमारा मेनली एक तो डिपेंड कर रहा है प्लांट पे, ठीक है, और एक डिपेंड कर रहा है मेरा एनिमल पे। दो टाइप के फूड रिसोर्सेज है मेरे। तो एनिमल में जो प्लांट्स के अंदर मैं बात करूंगा तो वो क्या करूंगा मैं, क्रॉप यील्ड पर जनरली मेरा मेन फोकस रहेगा कि कितना जल्दी में यील्ड या कितना ज्यादा अमाउंट में एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लैंड से अक्वायर कर सकूं क्या, फूड रिसोर्सेज एज अ प्लांट। ठीक है, तो ऐसा होगा इसमें। और एनिमल हस्बेंड्री में होगा कि एनिमल्स को किस तरह से मैनेज करूं, किस तरह से मैं पूरा सिस्टम जो है एनिमल्स का उसको मैनेज करो ताकि हमारी फूड नीड्स, हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड नीड्स को अकम्प्लिश अपन कर सके। तो यहां पर अपन बात करेंगे सबसे पहले इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड का मतलब होगा कि फसल को कितना ज्यादा अमाउंट में एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लैंड से हम अक्वायर कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, इसका यहां पर ध्यान देना, क्रॉप का मतलब क्या है, अगर हम छोटे छोटे प्लांट्स या बड़े प्लांट्स को भी एक साथ बहुत बड़े अमाउंट में अगर ग्रो करते हैं, दैट मींस दैट इज कॉल्ड क्रॉप। यानी प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड विच आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर नोन एज क्रॉप। तो क्रॉप का मतलब कुछ भी नहीं है, ये प्लांट्स ही हैं जिनको एक स्पेसिफिक प्लेस पर सेम टाइप के प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पर ग्रो कराया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो अब इन क्रॉप्स के बारे में अगर अपन बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसी क्रॉप्स है जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल क्रॉप्स है, वेजिटेबल क्रॉप्स है, स्पाइसेस है, फॉडर क्रॉप्स है, तो ऐसी बहुत सारी है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर अपन थोड़ा सा डिटेल में जाने तो मेजरली हमने जो है सीजन के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया है। वैसे तो अलग अलग टाइप के उनके यूजेस और उनके एप्लीकेशंस के हिसाब से अपन ने पहले भी बात कर ली, लेकिन अब यहां पर हम क्लाइमेट और उसके जो सिस्टम है उसके हिसाब से दो टाइप्स में इनको डिवाइड करेंगे, एक होगा रबी और एक होगा खरीफ। तो खरीफ की फसल जो होगी ये इसकी, क्योंकि खरीफ की फसल जो है ये सारी फसलें एक टाइप से इसलिए क्लासिफाई की गई क्योंकि इनको एक स्पेशल टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक स्पेशल टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। और वो एनवायरनमेंट कब मिलता है? जून टू अक्टूबर मिलता है। कब मिलता है बच्चों? जून टू अक्टूबर, दैट इज द पार्ट ऑफ मॉनसून। मॉनसून मतलब जब एक्सेसिव बारिश होती है, यानी कि रेन होती है, रेनी डेज। क्या बोलेंगे इनको? रेनी डेज, क्योंकि इनको वाटर की जो नीड है वो ज्यादा होती है, वाटर की नीड ज्यादा होती है। लेकिन अब इनमें क्या होता है, इजीली रेनी टाइम्स में ये सस्टेन कर जाती है क्योंकि ज्यादा वाटर को भी ये थोड़ा झेल लेती है, इनके पास कैपेबिलिटी होती है। और इनका स्पेसिफिक टाइप ऑफ जैसे टेम्परेचर होता है, देखो मैं हूं मतलब, तो मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, मुझे राजस्थान का क्लाइमेट बहुत अच्छे से सूट करता है। अब मुझे अगर दूसरे क्लाइमेट, एकदम बर्फीले क्लाइमेट में जाके रख दो तो मुझे सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा, मैं वहां पर अपनी लाइफ बहुत इजीली सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना? तो उसी प्रकार ये जो है ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होती है और उसमें ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है, बहुत बढ़िया इनकी यील्ड होती है। बाकी अगर दूसरे में इनको शिफ्ट कर दिया जाए तो यहां पर इनकी जो रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है और जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो सारी वहां पर फुलफिल नहीं होगी, तो यहां पर ये अच्छा यील्ड नहीं करेगा। ठीक है ना? इसी वजह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एक तो खरीफ और एक रबी। रबी वाली वो है जो विंटर सीजन में, जैसे अभी का टाइम विंटर चल रहा है, तो विंटर सीजन में नवंबर टू अप्रैल ये बोई जाती है। नवंबर में स्टार्ट हो जाती है इनकी शोइंग और अप्रैल तक ये कट पिट के फ्री हो जाती है, मतलब अब इससे घर में आ जाता है जो भी आना है। और यहां पर भी अक्टूबर में ये कट पिट के फ्री हो जाता है और सारा कुछ जो है वो घर में आ जाता है। और इसके एग्जाम्पल है पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। आप यहां पर देख सकते हैं वीट, ग्राम, मस्टर्ड, लिंसीड, ओट, बार्ली, एनपी, ये सब किस में होते हैं? रबी में, और ये किस में होते हैं? खरीफ में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डिवाइड किया हुआ। अब अपन इनके बात करें यील्ड में तो हम देखेंगे कि 1952 से 1952 से 2010 यानी 2010 के बीच में लगभग ये कितने हैं, लगभग कितने साल हो गए? 50 ईयर्स हो गए। और इनमें 25% जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो इंक्रीज हुई है। कितनी? 25%। यानी पहले जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो कम थी, बाकी अब थोड़ा कन्वर्जन बढ़ गया है। पहले ऐसे मतलब पहाड़ वहाड़ हुआ करते थे, अब उनको प्लेन करके उसमें खेती की जा रही है, उसको अलग अलग टाइप से यूज किया जा रहा है। तो अभी 25% बढ़ गया था 2010 तक। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो ये जो फूड प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन में 400% का इंक्रीमेंट हुआ है।
लैंड तो इंक्रीज हुई है 25%, लेकिन फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 400%, बिकॉज अभी हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी फास्टली ग्रोइंग कर रही है, ग्रो कर रही है, तो उसके हिसाब से फूड हमारा प्रोडक्शन है वो भी बढ़ना चाहिए, बहुत ही और रैपिडली बढ़ना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि यार जो ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है जिसमें अपन क्रॉप यील्ड की बात करेंगे, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले ये तो जाने कि यार ये होती कैसे है, कैसे इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो सॉइल होती है, जो खेत की मिट्टी होती है, उसको प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं उसको प्रिपेयर, उसको हका जुता के, ऐसे जुता के उसको बिल्कुल ऐसे कर देते हैं, थोड़ी खोखली, खोखली मतलब उसमें एयर जो है एंटर कर सके, और एयर एंटर करेगी तो एयर के अंदर से जो गैसेज, जो जैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, आपको पता है प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं किसके फॉर्म में, नाइट्रोजन ऑक्साइड और NO2 और NO3 के रूप में लेते हैं, ठीक है ना, नाइट्राइट और नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। अब वो जो होते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट्स के रूप में, तो वो कैसे होंगे भाई, उनका फिक्सेशन होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, N2 प्रेजेंट है, तो उसका जो सॉइल के अंदर जाकर फिक्सेशन होता है वो बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया करते हैं, तो उस फिक्सेशन की वजह से वहां पर जो कंज्यूमेबल नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट हो जाती है, तो वो जरूरी है, उसको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सोइंग सीड, यानी कि सीड्स को उसमें बोएंगे, सॉइल जब प्रिपेयर हो जाएगी, और फिर उसके अंदर मेन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। ये मेन्योर और फर्टिलाइजर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हर एक प्लांट की, हर एक क्रॉप की अपनी अपनी मिनरल नीड्स होती है, मिनरल और केमिकल नीड्स होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए हम ये करेंगे ताकि वो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो पाए। उसके बाद हम करते हैं इरिगेशन। इरिगेशन मतलब यहां पर भी हम पानी के जरिए क्या पहुंचाते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पानी के जरिए पहुंचाते हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को बहुत जरूरी होते हैं। अब इरिगेशन के बाद हमें क्या करना होता है, वीडिंग। वीडिंग का मतलब है कि अननेसेसरी जो प्लांट्स वहां पर उग जाते हैं, अननेसेसरी का मतलब है बच्चों कि जिनकी जरूरत नहीं है, जो न्यूट्रिएंट्स और कई नीड्स में इनको कंपीट करेंगे, किसको, मेन जो क्रॉप है उसको कंपीट करेंगे वो नीड्स में। तो अब वो कंपीट करेंगे तो यार वो तो क्या करेंगे, इसके हिस्से का भी खा जाएंगे, तो इसके हिस्से का क्यों खाने दें हम किसी को, तो फिर इसको वीडिंग को क्या करते हैं अपन, क्रॉप प्रोटेक्शन यानी कि कुछ पेस्टिसाइड वीडिसाइड्स यूज करके इसको निकाल देते हैं, या फिर मैन्युअली भी इनको अलग कर देते हैं क्रॉप से, ताकि फिर हमारी क्रॉप बहुत अच्छे से हो सके। उसके बाद हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब अब पक के तैयार हो गई है फसल, और पक गई तो अब उसको काट पीट के उसमें से जो मेन प्रोडक्ट होता है वो निकाला जाए। क्या किया जाए, मेन प्रोडक्ट निकाला जाए, और मेन प्रोडक्ट निकाल के उसको फिर हम स्टोरेज कर देते हैं, और मंडी जो मार्केट होते हैं उसमें मार्केटिंग फिर करने लग जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द प्रोसेसेस विच इज वेरी इसेंशियल इन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे कि अब इसमें कहां कहां इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि अभी अपन ने प्रोसेस समझ लिया तो अब इसके इंप्रूवमेंट के भी चांसेस बढ़ गए। तो सबसे पहला इंप्रूवमेंट हो सकता है चॉइस ऑफ सीड में। सीड अगर अपन बहुत अच्छा चॉइस चूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा यील्ड देगा। दूसरी बात है नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट। नर्चरिंग मतलब उसकी कैसे देखभाल आप करते हो, उसके अंदर मैन्योर, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स, उसके अंदर वीड्स को कैसे आप अलग करते हो, वीडिसाइड्स कैसे यूज करते हो, तो वो प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर उसकी नर्चरिंग, प्रॉपर उसका जो देख रेख हो, केयर हो जाएगी, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम द लॉसेस। अब ये क्या होता है, जैसे एक तो ग्रो कर रही है तब उसके लॉसेस को अपने को बचाना है। जैसे मान लो कि कोई कई सारी जो इंसेक्ट्स होते हैं, कई सारे जो माइक्रोब्स होते हैं जो इसको हार्म पहुंचा सकते हैं क्रॉप्स को, तो उनसे प्रोटेक्ट करना। उसके बाद जब ये कंप्लीट तैयार होकर घर में आ जाते हैं तो इसको जब स्टोर करते हैं तो वहां पर भी कई सारे माइट्स और माइक्रोब्स इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना, ये हमें इसमें इंप्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप यील्ड में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब अगर अपन बात करें क्रॉप वैरायटी की, तो क्रॉप में वैरायटी इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं अपन। भाई पहले तो अपन ने क्या किया, क्रॉप की यील्ड इंप्रूव कर रहे थे अपन, यील्ड से मतलब उसकी प्रोडक्शन इंप्रूव कर रहे थे। लेकिन अगर अपन वैरायटी पर भी बात करें तो अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स जो होती है वो अलग अलग टाइप का यील्ड देती है। और यहां पर अगर अच्छी वैरायटी का कोई वो है सीड है तो वो बहुत अच्छा यील्ड देगा। यानी दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन द फाइंडिंग अ क्रॉप दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। यानी कि ये क्या है, ऐसी क्रॉप फाइंड करना, ऐसी जो सीड फाइंड करना जो बहुत अच्छा यील्ड देता है।
तो व्हाई डू वी नीड टू इंप्रूव द क्रॉप, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि भाई क्यों हमें जरूरत है, तो वो तो अपन ने पहले बताई दी कि भाई इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या ही होगा क्या नहीं होगा। अब यहां पर मेनली ये है कि ये वैरायटी के बारे में अपन क्यों बात करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्रॉप यील्ड चाहिए, ऐसी ऐसी क्रॉप चाहिए जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो एंड टॉलरेंस टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस का मतलब है कि कभी कभार ज्यादा बारिश हो जाती, कभी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ जाती है, तो हमारी फसलें ऐसी होनी चाहिए जो इन चेंजेस को अकोमोडेट कर पाए, इनसे ज्यादा नुकसान नहीं हो, ठीक है ना। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन द फूड क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब यील्ड तो बढ़े ही सही, साथ के साथ उसकी क्वालिटी भी बढ़े, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हम इनसे क्या कर रहे हैं जनरली, फूड की तरह यूज करेंगे ना, तो फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से उनके अंदर हो, ठीक है। अब ये जो है क्रॉप वेराइटी, क्रॉप यील्ड हम दो मेथड से यहां पर अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा मेथड है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो हाइब्रिडाइजेशन पे अगर अपन चले बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैं यहां पर बता देता हूं। यहां पर अपन एक टाइप की क्रॉप लेते हैं, ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप क्या है, इसकी यील्ड बहुत ज्यादा हाई है, यील्ड बहुत हाई है, लेकिन ये लो रेजिस्टेंट टू द डिजीज, यानी कि जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रोब्स इसको बहुत ज्यादा बीमार कर सकते हैं, ये उसके लिए रेजिस्टेंट नहीं है। यानी कि अगर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई प्लांट्स को, तो ये बहुत अच्छा क्रॉप यील्ड करेगी, लेकिन बीमार हो गया तो फिर इसका लग गया काम। तो इसलिए हम दूसरी लेंगे एक, जो क्या है, उसका यील्ड कम है लेकिन वो हाई रेजिस्टेंट टू द डिजीज है, मतलब यील्ड उसका कांस्टेंट है कि वो बीमारियों से लड़ सकता है आराम से। तो हम क्या करेंगे, इनमें से दोनों का सीड लेंगे, क्या लेंगे, सीड 1 इसका, सीड 2 उसका, और दोनों को क्या कर देंगे भैया, हाइब्रिडाइज कर देंगे, हाइब्रिडाइज इनको मिला देंगे और मिलाकर एक तीसरा सीड तैयार करेंगे, जो सीड क्या करेगा, यील्ड भी हाई होगा। हाई यील्ड कहां से उठा लिया इसने, ये वाला, यानी इसकी प्रॉपर्टी है कि हाई यील्ड और हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज, यानी कि दोनों चीजें जो दो अलग अलग प्लांट्स में थी वो दोनों ही यहां पर आ गई सीड 3 में, और फिर ये बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। भाई यहां पर यील्ड भी बन गई और ये रेजिस्टेंट भी बन गया डिजीज से, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी यील्ड अब कांस्टेंट होगी, बीमारी का कोई खतरा ही नहीं है। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉप ब्रीडिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर क्रॉप्स टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट विद गुड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द क्रॉप्स, ठीक है। जेनेटिकली किया जाता है, इनके जो सीड्स के जो जेनेटिक्स है, यानी कि जो डीएनए वगैरह है वो ट्रांसफर किए जाते हैं एक दूसरे। अब अपन हाइब्रिडाइजेशन के बेनिफिट्स देख लेते हैं, मेथड देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर अगर इंटरवेराइटल की बात करूं मैं, टाइप से इंटरवेराइटल मतलब बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम स्पीसीज आप यहां पर देख सकते हैं। स्पीसीज के अंदर वेराइटी आती है, तो वेराइटी 1 और वेराइटी 2 को मिलाकर अगर सेम स्पीसीज की कर देते हैं तो हम क्या करेंगे उसको, इंटरवेराइटल। इंटर स्पेसिफिक मतलब टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीन, ये जीन है तो इसके अगर दो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स को मिला दूंगा तो इसको बोलेंगे अपन इंटर स्पेसिफिक, और यहां पर इंटर जेनेरिक बोलूंगा तो ये जो जीनस है, ये जीनस यानी दो डिफरेंट जीनस की जो होंगी उनको बोलेंगे अपन क्या, इंटर जेनेरिक। यानी कि यहां पर ये क्या होगा, जेनेरा होगा, इस जेनेरा के अंदर जीनस होगा, ठीक है ना, ये होगा। तो ये टाइप्स ऑफ, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन आते हैं, अपन ने क्या पढ़ा, एक तो हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा मेथड था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब है कि उसी क्रॉप के अंदर, जैसे मान लो ये क्रॉप थी, ये ऐसे सिंपली क्रॉप बना देता हूं, ये क्रॉप है, अब इसकी यील्ड तो हाई है, हाई यील्ड है, अभी अपन ने बताया था ना, हाई यील्ड है, लेकिन किंतु परंतु लो रेजिस्टेंट है, लो रेजिस्टेंस टू डिजीज। अब मान लो मैं इसके अंदर, अब ये जो लो रेजिस्टेंस है, दिस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन दी डीएनए, भाई इसके अंदर जो डीएनए है उस पर डिपेंड कर रही है ना, ये कोई एक स्पेसिफिक डीएनए होगा जो इसको लो रेजिस्टेंस टू डिजीज बनाता है। तो अगर मैं उस डीएनए के अंदर चेंज कर दूं किसमें, उस डीएनए में चेंज कर दूं, उस डीएनए के अंदर ऐसा डीएनए डाल दूं जो हाईली रेजिस्टेंट होता है डिजीज से, तो ऐसा डीएनए डालने से फिर ये क्या हो जाएगा, भाई यील्ड तो पहले ही हाई थी, ये हो जाएगा। यानी कि ये एक ही प्लांट में, यहां पर दो नहीं लिए, एक ही प्लांट के अंदर डीएनए के अंदर चेंज करना, तो क्या होता है, इन जेनेटिक इंप्रूवमेंट द क्रॉप इंप्रूव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दो जो हमें जो चाहिए उस टाइप की प्रॉपर्टीज दे सके। फॉर एग्जाम्पल बीटी मेज, जैसे हम यहां पर एक बात करूं, बीटी कॉटन, कॉटन जो होता है, बीटी कॉटन भी एक अलग वो है,
सीड है। तो कॉटन जो होता है जनरली उस पर एक कीड़ा आ जाता है और वो कीड़ा उस कॉटन को खराब कर देता है। लेकिन बीटी कॉटन ऐसा है, इसके अंदर बैसिलस थ्यूरिगन, बैसिलस थ्यूरिगन, बीटी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, बैसिलस थ्यूरिगन जो है एक माइक्रोब है, जो माइक्रोब क्या है, रेजिस्टेंट है किससे, उस दूसरे कीड़े से। वो कीड़ा उसका कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस माइक्रोब का वो डीएनए निकाला और डीएनए लगाकर इसके साथ अटैच कर दिया, तो ये अब उस कीड़े से रेजिस्टेंट भी हो गया और साथ के साथ प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो गया। तो इस टाइप से जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। अब अगर अपन बात करें तो कुछ यहां पर इंप्रूवमेंट है, जो अगर सीड के अंदर इंप्रूव करें अपन तो उसकी वजह से हमें कुछ अच्छा मिल सकता है। क्या मिल सकता है? तो हायर यील्ड मिल सकती है, इंप्रूव्ड क्वालिटी मिल सकती है, बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि बाहरी बीमारियों का और बायोटिक और नॉन बायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनका कोई इफेक्ट ना हो। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, यानी कि वो जल्दी पक जाए और बहुत अच्छा यील्ड भी दे दे, मतलब टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाए जनरली। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, यानी कि वो सब जगह एडेप्टेबल हो। डिजायरेबल एर्गोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एर्गोनोमिक्स क्या, एग्रोनोमिक्स, सॉरी, डिजायरेबल एग्रोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि जो जैसे मान लो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट जो ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होगी तभी उनके अंदर प्रॉपर जो है वो उसके अंदर फलियां बोलते हैं उनको, मतलब जैसे फलियां का मतलब जानते हो, जहां पर वो सीड बनते हैं, तो वो सीड जहां पर बनते हैं वो फलियां अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए, तो इस वजह से उनकी हाइट भी ऐसी होनी चाहिए, यानी कि वो एग्रोनॉमिकली कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी उनके अंदर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कैसा होना चाहिए, नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट, तीन टाइप से अपन ने इसको प्रोडक्शन को डिवाइड कर दिया कि हमारा जो प्रोड्यूस करेंगे अपन, जो हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस टाइप का होना चाहिए, नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट। तो जनरली हम नो कॉस्ट को बात तो कर ही नहीं सकते, देखो थोड़ी बहुत कॉस्ट तो रहती है, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए, कॉस्ट का मतलब ये है जितनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है उसके कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब हम यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि अरे नो कॉस्ट लो कॉस्ट का फंडा क्या है। तो सबसे पहली बात यहां पर अपन आ जाते हैं, यहां पर जो है हमें मैनेज करने के लिए ये जो कॉस्ट है ये डिपेंड करती है हमारे मैनेजमेंट पे, किस पर, अगर हम न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट पे बात करें, अपन इरिगेशन पे बात करें, अपन क्रॉप पैटर्न पे बात करेंगे, तो वहां पर ये कॉस्टिंग पार्ट जो है ये इसको अफेक्ट करेगा। जैसे सबसे पहले अपन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे चलते हैं, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब है ये प्लांट आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि फीड मी, क्या, फीड मी टू फीड यू, मतलब आप जिस प्रकार से मुझे फीड करोगे उसी प्रकार से मैं आपको फीड करूंगा, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स इसको मिलेंगे वही न्यूट्रिएंट्स तो इसके अंदर स्टोर होंगे, और जब अपन इसको जब फूड कंज्यूम करेंगे तो वही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाएंगे। तो अच्छा, इसका पालन पोषण अच्छा करेंगे तो ये अपना पालन पोषण अच्छा करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होंगे वही हमारे बॉडी के अंदर जाने वाले हैं। अब यहां पर मेनली जो है न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट को सप्लाई किए जाते हैं, वो मेजर जो है एसेंशियल वो 16 है, कितने हैं, 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। उनके अंदर से अगर मैं बात करूं तो तीन तो मेजर ये हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन और ऑक्सीजन कहां से मिलता है? इनको एयर से मिल जाता है। और हाइड्रोजन कहां से मिलता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी कुछ मात्रा में मिलता है, वो मिलता है इनको वाटर से, इसीलिए तो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एयर क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद जो 16 में से 3 तो मेजर तो मिलेगी, और 13 जो होते हैं वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर से डिवाइड किए गए हैं। और दैट ये जो है ये कहां से मिलते हैं? इनको सॉइल से। कहां से मिलते हैं बच्चों? ये सॉइल से मिलते हैं, सॉइल यानी मिट्टी के अंदर से मिलते हैं। और इनको सॉइल को न्यूट्रिएंट्स रिच बनाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर्स। किसका यूज करते हैं बच्चे? फर्टिलाइजर्स और मेन्योर्स का यूज करते हैं टू मेक दिस सॉइल क्या? न्यूट्रिएंट रिच। ठीक है ना। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर मैं बात करूं तो मैक्रो मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अब ये बड़ा मतलब साइज में बड़ा नहीं, मतलब जिनकी जरूरत ज्यादा होती है, जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत लार्ज अमाउंट में होती है, नॉट इन द लार्ज साइज। लार्ज साइज का मतलब नहीं है कि वो न्यूट्रिएंट की साइज बड़ी होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नहीं, जिनकी जरूरत ज्यादा अमाउंट में होती है, ज्यादा मात्रा में। तो बड़ा का मतलब यहां पर हो गया ज्यादा मात्रा, ज्यादा मात्रा में नहीं, मोर क्वांटिटी में। जिनकी जरूरत किसी भी प्लांट को ज्यादा अमाउंट में होती है, एक्सेसिव अमाउंट में होती है, दैट न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जिनकी बहुत कम अमाउंट में होती है उनको बोलते हैं अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी बहुत कम मात्रा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों सबको?
बहुत कम मात्रा में जिनकी होगी उनको बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जिनकी ज्यादा होगी उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये सब मिलेंगे कहां से? सॉइल से मिलेंगे। सॉइल के अंदर ये आएंगे कहां से? फर्टिलाइजर और मेन्योर से आएंगे, जो इनको न्यूट्रिएंट रिच बनाएगी सॉइल को। ठीक है, ये कहां से मिलेगा? वाटर से। ये कहां से मिलेगा? एयर से। तो ये 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो चाहिए होते हैं किसी प्लांट के लिए, उनके बारे में अपन ने पूरी जानकारी ले ली। ठीक है, अब यहां पर अपन वैसे भी जानते हैं कि एयर के अंदर तो क्या मिल रहा है? कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर के अंदर ये। और सॉइल के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप देखेंगे नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये कितने हैं? ये कितने? 6, यानी कि 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और 7 क्या होते हैं हमारे? माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ठीक है, तो ये सॉइल के थ्रू एक्सट्रैक्ट करता है कोई प्लांट। अब अपन बात करते हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स का सोर्सेज क्या है, या फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो किसी प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगा? एक तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। एक लो रेजिस्टेंस टू डिजीज, यानी डिजीज से रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, नहीं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उसको खराब कर सकता है। नो प्रॉपर फ्रूट एंड फ्लावर, क्योंकि यहां पर प्रॉपर फ्रूट और फ्लावर होगा ही नहीं, जिसकी जरूरत है हमें, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आगे इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है ना, तो ये कुछ इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि सॉइल के अंदर कैसे करेंगे अपन, सॉइल के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स को रिच कैसे करेंगे अपन? फर्टिलाइजर और मेन्योर से। अब फर्टिलाइजर और मेन्योर में बात करेंगे सबसे पहले अपन मेन्योर की। तो मेन्योर क्या होता है? ये होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है ना, प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है, उसको डिकम्पोज करके। अब वो डिकम्पोज किसी भी मीडियम से हम कर सकते हैं, उसको डिकम्पोज करके एज न्यूट्रिएंट कौन यूज करे? नेक्स्ट प्लांट करे। जैसे आप यहां पर क्या कर रहे हैं? ये मेन्योर छिड़क रहे हैं ना, ये यहां पर इकट्ठा कर रखा है, तो ये इकट्ठा करके इसको छिड़केंगे तो ये क्या हो जाएगा? खेत में फैल जाएगा, और फील्ड में फैलने के बाद ये इनको न्यूट्रिएंट रिच कर देगा। ठीक है, तो अब ये जो मेन्योर है ये 3 टाइप के, एक तो कॉम्पोस्ट है, एक वर्मी कॉम्पोस्ट है, और एक है ग्रीन मेन्योर। ठीक है ना, तीनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। कॉम्पोस्ट का मतलब ये है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, माइक्रोब्स होंगे, वो माइक्रोब्स क्या करेंगे? किसको? एनिमल एंड प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज कर देंगे। ये जैसे एनिमल और प्लांट वेस्ट है, यहां पर इसको डिकम्पोज करके इस टाइप का बना देंगे, और इस टाइप का जब बन जाएगा तो इसको हम किस में डालेंगे? खेत में। और इसके अंदर क्या होंगे? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे। एक वर्मी कंपोस्ट होगा, तो वर्मी कंपोस्ट जनरली अर्थवॉर्म्स, वर्मी वॉर्म्स, तो अर्थवॉर्म द्वारा डीके कराया जाता है। तो अर्थवॉर्म द्वारा डीके कराया जाता है, तो वो अर्थवॉर्म द्वारा डीके करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अब किसमें कन्वर्ट हो चुका होता है? मेन्योर में। उस मेन्योर को फिर हम खेत में डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। वैसे ग्रीन मेन्योर की बात करें तो हम क्या करते हैं? जैसे यहां पर पहले आपको पता ही है कि जैसे बारिश शुरू होती है, तो बारिश शुरू होते हम फसल की बुआई नहीं करते थे, उसके थोड़े दिन बाद करते हैं। तो बारिश शुरू होते ही वहां पर क्या हो जाता है? जब वाटर रिच होता है तो बहुत सारे अनर्गल चीजें वहां पर आ जाती है, जैसे कि घास उग जाती है, जैसे कि कुछ दूसरे पौधे उग जाते हैं जो जल्दी ग्रो कर लेते हैं। फिर उनको हम क्या करते हैं? जुताई करते हैं। जब उनकी जुताई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो अगली जो फसल आप करने वाले हो, क्रॉप आप करने वाले हो, उसके लिए वो किसका काम करेंगे? न्यूट्रिशन का काम करेंगे। इज इट क्लियर? तो यही है ग्रीन मैन्योर। अब अपन बात करते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या है। देखो, एक तो इनके नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉइल टेक्सचर इंक्रीज हो जाता है। सॉइल टेक्सचर का मतलब क्या है? कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिच हो जाता है, और सॉइल जो है बहुत ही एकदम पोरस टाइप की हो जाती है। दूसरी बात अपन करेंगे कि इससे फर्टिलिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एरिएशन बढ़ता है। एरिएशन मतलब गैस होल्डिंग या फिर एयर होल्डिंग कैपेसिटी। रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं। अब अपन बात करें इसके डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेज का मतलब है कि ये लेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट सप्लाई कर पाते हैं, इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कम होती है। इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर। दूसरी बात है, मेन्योर्स आर बल्की एंड नॉट इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। और ये जो मेन्योर्स होते हैं, मैंने बताया वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो इनको स्टोर करना और इनको ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होता है। अब अपन आ जाते हैं फर्टिलाइजर्स पर। भाई मेन्योर के बारे में जानकारी ले ली, अब फर्टिलाइजर्स तो क्या होते हैं? ये कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड इनऑर्गेनिक होते हैं। हम वहां पर किसकी बात कर रहे थे? ऑर्गेनिक। और ये कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक। ये कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक। और जनरली इनमें क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम होता है। समझ में आ रही है? ये ऐसे आप देख सकते हो फर्टिलाइजर्स। अब इनके एडवांटेज क्या है?
ये क्या है, ये कि स्मॉल अमाउंट में इनको, अब स्मॉल अमाउंट में होते हैं, इनका वॉल्यूम कम होता है, तो ये न्यूट्रिएंट कंसंट्रेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर न्यूट्रिशन की जो न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, यानी कम अमाउंट में ज्यादा न्यूट्रिशन ये प्लांट को प्रोवाइड कर सकते हैं। और वाटर सॉल्युबल होते हैं, एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इजीली एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं प्लांट के द्वारा। अब यहां पर इजी स्टोर भी होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा तो स्टोर भी इजी हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन तो इजी हो ही जाएगा। इसके डिसएडवांटेजेस बहुत अच्छे खतरनाक है। वाटर पोल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है वाटर पोल्यूशन, और ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उनको भी किल कर देते हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी किल कर देते हैं, और सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, और वाटर पोल्यूशन को ये कोज करते हैं। ये हैं इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पर अपन आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जनरली आप देख सकते हो कि इन प्लेस ऑफ द केमिकल, जो हमने बात की फर्टिलाइजर्स में, तो इन ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, उनकी जगह पर हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करें, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी या तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स करें, बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी, और कुछ भी यहां पर है नहीं, ठीक है, ज्यादा इन पर ध्यान नहीं देना है। उसके एडवांटेजेस होंगे कि पॉल्यूशन नहीं करेगी, अनपॉल्यूटेड फूड होंगे, ठीक है, सॉइल हेल्थ अच्छी होगी, सॉइल हेल्दी होगी, कंट्रोलिंग पेस्ट एंड वीड्स, ठीक है, ये पेस्ट और वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अपन आते हैं मेनली इरिगेशन पे। देखो पहली बात तो क्या थी हमारी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, दूसरी थी इरिगेशन। इरिगेशन के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं, जैसे वेल मतलब कुएं, और ट्यूबवेल मतलब छोटा कुआं जिसके बहुत डेप्थ में जाके पानी निकाला जा सकता है, पोंड मतलब तालाब, लेक्स मतलब झीलें, और रिवर्स, कैनल्स और डैम्स, ये सारी चीजें हैं जो हमें इरिगेशन में हेल्प करती है। इरिगेशन का मतलब है कि टाइमली किसी भी क्रॉप को वाटर देना, और वाटर इज इसेंशियल फॉर द प्लांट फॉर व्हाट, हाइड्रोजन। प्लांट को हाइड्रोजन चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ वो कहां से लेता है, जनरली वाटर से लेता है, तो वाटर टाइमली उसको जरूरत होती है, अदरवाइज प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। अब ये जो इरिगेशन सिस्टम है, इस इरिगेशन सिस्टम में हमने बताया कि एक तो वेल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम, रिवर सिस्टम और टैंक सिस्टम। इनके बारे में ज्यादा डिटेल में हमें बात करने की जरूरत नहीं है, इसके अपन एडवांटेज देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, आपको पता ही है एसेंशियल एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसकी सप्लाई करता है कौन, वाटर के थ्रू होती है। जर्मिनेशन ऑफ सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो वाटर की हेल्प से ही होता है, बिकॉज वाटर के अंदर भी कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो उसको जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। उसकी ग्रोथ के लिए भाई यहां पर न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो ग्रो करेगा अच्छे से, और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए भी वाटर जरूरी होता है। न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन, अब यहां पर भी यार एसेंशियल एलिमेंट में भी मैंने न्यूट्रिएंट्स बोल दिया, यहां पर भी न्यूट्रिएंट्स आ गए। तो चक्कर क्या है, ये चक्कर ये है कि ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो हम किससे ले रहे हैं, फर्टिलाइजर और मेन्योर से। किससे, फर्टिलाइजर और मेन्योर। तो ये दोनों से जो जाने वाले हैं, इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी डिपेंड करता है किस पर, वाटर पे। दैट्स व्हाई इरिगेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और आपने देखा होगा अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो पानी देने से पहले, खेत में पानी देने से पहले, इरिगेशन से जस्ट पहले हम क्या करते हैं, वहां पर फर्टिलाइजर छिड़कते हैं, ताकि वो फर्टिलाइजर उस पानी की हेल्प से किसके अंदर, प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। इज इट क्लियर बच्चों, बहुत बढ़िया। मतलब किसान जो है ना, खेती भी थोड़ा साइंटिफिक ढंग से करता है। तो अब बनाएंगे क्रॉप पैटर्न पर। तो क्रॉप पैटर्न क्या है बच्चों, क्रॉप पैटर्न है जैसे 3 टाइप के हमारे पास, एक तो मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या है, मैं आपको यहीं पर सारी डिटेल में समझा देता हूं। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है कि हम 2 टाइप के सीड्स को मिक्स करके क्या करेंगे, मिक्सिंग ऑफ सीड 1 एंड सीड 2, यानी कि 1 और 2 2 सीड्स हैं जिनको मिक्स करके हम किसी खेत के अंदर सो कर देंगे, बो कर देंगे, मतलब बो देंगे, ठीक है ना। अब ये कैसे होंगे, देखो इन दोनों को सेलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि ये वो नहीं हो सकते जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा कॉम्पीट कर रहे हो, किसमें, न्यूट्रिएंट्स में। तो ये ऐसे होंगे जो एक दूसरे के न्यूट्रिएंट से कंपीट ना कर रहे हो, एक जैसे पेस्टिसाइड इनमें यूज हो सके, एक जैसे इनमें वीडीसाइड्स यूज हो सके, ताकि दोनों को हम करने में हमें को सहूलियत रहेगी, ठीक है ना। इंटर क्रॉपिंग का मतलब है कि हम 2 टाइप के सीड जो हैं 2 अलग अलग लेयर में, इसमें सीड 1 रहेगा, दूसरी लेयर में सीड 2 रहेगा, यानी एक पैटर्न में करेंगे, सीड 1 फिर सीड 2 फिर वापस से सीड 3 और ऐसे करके फिर सीड 1 फिर सीड 2 ऐसे करेंगे लाइन, ताकि इनको हम क्या करते हैं, टारगेटेड पेस्टिसाइड भी यूज कर सके, यानी कि इस लाइन में तो मैं ये कर दूंगा, इसमें ये कर दूंगा, इसमें ये कर दूंगा, इसमें वो कर दूंगा, ठीक है, जिनकी जरूरत है। और क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि इस साल, इस वर्ष मैंने जो फसल करी है, नेक्स्ट ईयर में वो फसल नहीं करूंगा, दूसरी करूंगा, फिर 3rd ईयर में तीसरी करूंगा, और फिर ऐसे करके 3-4 साल बाद वापस से उस फसल का
टाइम आएगा, यानी कि क्रॉप रोटेट करती रहेगी, हर साल एक जैसी फसल हम नहीं करेंगे। ये है। अब यहां पर अपन इसको एक बार कंपैरिजन में पढ़ लेते हैं। मिक्स्ड क्रॉप में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सीड हो जाता है। यहां पर सीड की मिक्सिंग नहीं होगी, अलग अलग लाइंस में अलग अलग होगी। देयर इज नो पैटर्न ऑफ सोइंग, सोइंग का कोई पैटर्न नहीं है यहां पर, दोनों को मिक्स करके कैसे भी सो कर दो, लेकिन यहां पर एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है कि इस लाइन में ये वाला सीड होगा तो उस लाइन में वो वाला सीड होगा, ठीक है। मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर के रिस्क को मिनिमाइज करता है। कैसे करता है, क्योंकि यहां पर दो डिफरेंट टाइप के सीड्स होते हैं जो आपस में काम करते हैं, ठीक है। यहां पर भी वो मिनिमाइज करेगा। ओनली द कॉमन टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर कैन बी यूज, क्योंकि ये मिक्स्ड है, इसमें पता नहीं कौन सा प्लांट कहां पर है, तो यहां पर कॉमन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर से अपन यूज कर सकते हैं, कॉमन टाइप ऑफ पेस्टिसाइड से अपन यूज कर सकते हैं, जबकि यहां पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स कैन बी यूज्ड। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहां पर बात करें क्रॉप स्पेसिफिक पेस्टिसाइड, यहां पर भी क्रॉप स्पेसिफिक पेस्टिसाइड मैंने बता दिया, यहां पर कैन नॉट स्प्रेड, वहां पर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों मिक्स है, नहीं कर सकते। हार्वेस्टिंग ऑफ अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, अगर उन दोनों में से कोई अर्ली यानी बहुत जल्दी पकने वाली फसल है जल्दी, तो उसको उसमें से छांटना काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि ये तो एक पैटर्न में होता है तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है ना। देयर इज सम मिक्सिंग ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप, यहां पर मिक्सिंग होती है और यहां पर कोई मिक्सिंग नहीं होती, सबको अलग अलग अपन कलेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट इनपुट्स आर कंपैरेटिवली मोर, यहां पर इनपुट्स थोड़े ज्यादा चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि वो पैटर्न बनाना सारा कुछ करना बहुत थोड़ा सा मेहनती काम है, जबकि यहां पर कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। ये हो गया भाई। अब क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पे अपन आ जाते हैं, यानी कि क्रॉप तो कर ली अपन ने, यील्ड भी अच्छी कर ली, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर लिया, इरिगेशन कर लिया और क्रॉप रोटेशन कर लिया। अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? प्रोटेक्ट करना किससे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो प्रोटेक्ट करना किससे है? तो प्रोटेक्ट करना है भैया हमें किससे? सबसे पहले वीड्स से। वीड्स का मतलब ये वो चीजें हैं, ये वो प्लांट से है जो हमारी मेन क्रॉप के साथ उगते हैं और मेन क्रॉप के साथ उगकर उससे फाइट करते हैं। किस टाइप की फाइट? उससे फाइट करते हैं फॉर न्यूट्रिशन, फाइट फॉर द न्यूट्रिशन, यानी कि यहां पर न्यूट्रिएंट्स जो होंगे उनके लिए फाइट करेगा। अब जब ये उसके न्यूट्रिएंट्स खा जाएगा मेन क्रॉप के, तो मेन क्रॉप क्या करेगी? वो सप्रेस हो जाएगी, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी और उसका जो यील्ड है वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रूट भी इतनी क्वालिटी भी नहीं रहेगी। उसके बाद क्या होते हैं? इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट जो होते हैं कीड़े मकोड़े, वो भी क्या करते हैं? टारगेट करते हैं इन फसल्स को, क्रॉप्स को टारगेट करते हैं और उन क्रॉप्स को खत्म कर देते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पैथोजन। पैथोजन मतलब माइक्रोब, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ऐसी कई सारी बीमारियों के पैथोजन्स होते हैं जो फसल पर लग सकते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन सबसे हमें क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कैसे होगा भाई? आपको पता ही, वीड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसी छोटे मोटे घास फूसे जो फसल के साथ में उग जाती है, जिसकी जरूरत नहीं है, जो हमने बोई भी नहीं है, समझ रहे हो? तो इन सबसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वीडीसाइड्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे ये कुछ इंसेक्ट है, इंसेक्ट के बारे में बात करो तो ये देखो ऐसे इंसेक्ट है जो इनको खराब कर दे रहे हैं, देख रहे हो आप? देख रहे हो? तो ये सारा जो है ये खराब करने का काम कौन करते हैं? इंसेक्ट करते थे। वैसे पैथोजेंस के बारे में बात करो, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, कई सारी बीमारियों के पैथोजन होते हैं जो सॉइल, वाटर और एयर के थ्रू कम्युनिकेट हो सकते हैं, किसके पास? प्लांट के पास। तो उन सबको भी हमें खत्म करना होता है। तो उन सबको खत्म करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं भाई? वीड्स के लिए तो करूंगा मैं हर्बिसाइड, और इंसेक्ट्स के लिए करूंगा इंसेक्टिसाइड, फंजाई के लिए करूंगा फंजीसाइड, जिसको बोलते हैं अपन जनरली पैथोजेंस और माइक्रोब्स के लिए अपन इन सब का यूज कर सकते हैं। और बाकी सारी जो चीजें हैं वो अपन जो क्लिनिकल स्पेशल होते हैं, जैसे फसलों के लिए भी होता है क्लिनिक, तो वहां पर अपन पता कर सकते हैं कि मेरी फसल में इस टाइप की बीमारी है, ये हो रहा है, तो आप इसकी दवा बता दो, तो वो आपको कुछ ना कुछ पेस्ट और दवाई स्प्रे करने को दे देंगे जो आपकी फसल की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में, ऐसे सॉरी घरों में नहीं, खेतों में देखा होगा, इस टाइप से ये स्प्रे करते रहते हैं किसान लोग। अब जब फसल पककर आ गई, बनकर आ गई, बढ़िया हो गया काम, तो वो बढ़िया काम को फिर अब स्टोर भी तो करना है। अब स्टोर करेंगे तो वहां पर भी चैलेंजेस है, वहां पर भी बहुत सारे माइट्स वगैरह इसको खत्म कर सकते हैं। जैसे बायोटिक एलिमेंट्स की बात करते हैं, इंसेक्ट, रोडेंट, फंजाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया, ये सब इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अबायोटिक की बात करें तो इनअप्रोप्रिएट क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, वो भी इसको खराब कर सकती है, जैसे मॉइस्चर, टेम्परेचर और कुछ भी हो सकता है जो इसको खराब कर सकती है स्टोरेज में। तो इनको स्टोरेज को भी इफेक्टिव में बनाना बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, एक तो क्वालिटी में खराबी आ जाएगी, एक वेट में लॉस हो जाएगा, वेट में लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसकलरेशन ऑफ द प्रोड्यूस और पुअर जर्मिनेबिलिटी,
जैसे क्या होगा, अगर ये स्टोरेज के दौरान ऐसी सारी इफेक्ट्स हो चुके हैं, जैसे आपने देखा होगा दालों को स्टोर करते हैं तो उनमें छोटे छोटे काले काले कीड़े लग जाते हैं, तो वो दाल को खराब कर देते हैं, तो फिर वो जर्मिनेट भी नहीं कर पाती। कुछ ऐसे होते हैं आप उसको दोबारा उगा भी नहीं सकते, ठीक है, तो जर्मिनेट भी नहीं कर पाती है, नहीं जर्मिनेट की प्रोबेबिलिटी भी उसकी कम हो जाती है, वेट उसका कम हो जाता है क्योंकि वो खा ही चुका है उसके अंदर से कुछ, तो जो माइट्स है, क्वालिटी उसकी डिग्रेड हो ही चुकी है, और कलरेशन भी उसका चेंज हो सकता है बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस में अफेक्ट द कलर ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें इनको प्रोटेक्ट करना होता है, क्लीनिंग करनी होती है बार बार जो स्टोरेजेस है हमारी, और उनको ड्राई रखना पड़ता है, सनलाइट से एक्सपोज करना पड़ता है, फर्मिगेशन यूजिंग केमिकल्स, जैसे ये जो केमिकल्स है इनको यूज करके भी उनको अच्छे से प्रोटेक्ट रखा जाता है। अब अपन आते हैं हमारे एकदम दूसरे पार्ट, जैसे प्लांट्स वाला पार्ट था फूड में, उसमें तो अपन ने बात कर ली, अब अपन बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स पे जनरली हम क्या करते हैं, ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर which deals with the feeding, shelter, health and breeding of the domestic animals is called animal husbandry। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, डोमेस्टिक एलिमेंट यानी पालतू जानवरों को खाना खिलाना, उनको रहने के लिए जगह बनाना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनकी ब्रीडिंग, उनके रिप्रोडक्शन का ध्यान रखना, ये सब चीजें क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है, ठीक है। लाइव स्टॉक इंक्लूड्स डोमेस्टिकेशन ऑफ काउज, बफेलोज, शीप, गोट्स एंड पिग्स। लाइव स्टॉक मतलब है कि ये जो हम स्टॉक में रखते हैं, ये जो डोमेस्टिकेशन होता है, ये किस किस का इंपॉर्टेंट है, काउस का, बफेलोज का, शीप का और गोट्स का और पिग्स का, ये अपन जनरली देखते हैं, ऐसा होता रहता है। अब सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री में बात करूं तो इसमें भी कुछ कुछ ब्रांचें हैं, जैसे कैटल फार्मिंग है, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है, एपीकल्चर है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे ये सब है जो रिलेटेड है। कैटल फार्मिंग मतलब जनरली काउस, बफेलोज, इन सबके लिए रिलेटेड है। यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग मतलब चिकन और जो मुर्गा मुर्गी होते हैं उनके लिए है। फिश मतलब फिशेस की फार्मिंग है। एपीकल्चर मतलब जो मधुमक्खी का पालन है वो सब, तो ये एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं, ठीक है। अब इनके लिए इसेंशियल पार्ट क्या है कि भाई इनको रख रहे हो तो यार इनकी प्रॉपर फीडिंग है, भाई इनको भोजन तो मिलना चाहिए तभी तो अच्छा प्रोड्यूस कर पाएंगे। दूसरी बात, प्रोविजन फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द एनिमल, एनिमल्स के लिए अच्छा पानी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा साफ सुथरा एक एनवायरनमेंट यानी कि एक शेल्टर प्रोवाइड करना, और इन लोगों की ध्यान रखना, एनिमल्स का ध्यान रखना, इनको प्रोटेक्ट करना बीमारियों से, और इनकी ब्रीडिंग मतलब होता है कि इनका रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसका भी ध्यान रखना। अब सबसे पहले अपन कैटल फार्मिंग पे आ जाते हैं। तो कैटल फार्मिंग जनरली हम करते किसके लिए, मिल्क के लिए, फील्ड को प्लो करने के लिए। प्लो मतलब जानते हो ना, खेतों को जोतने के लिए, खेतों को जोतने के लिए भी अपन कैटल फार्मिंग पे आते हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो बुल कार्ट्स होते हैं, कैमल कार्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा जो मंडियां होती है, मंडियों में कैमल कार्ट्स और बुल कार्ट्स ऐसे लगे रहते हैं, जिससे वो बहुत सारा जो माल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, खेतों में जुताई के लिए करते हैं। आजकल थोड़ा कम हो गया मशीनरी की वजह से, लेकिन करते हैं, और मिल्क के ऊपर तो पूरा डिपेंड ही करता है। तो अब अपन बात करते हैं, दो टाइप के एनिमल होते हैं, एक तो मिल्च एनिमल होंगे, मिल्च, और एक होंगे ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, आप अगर हिंदी में पूछो तो ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, और मिल्च इज समथिंग रिलेटेड टू मिल्क, समझ में आएगी, मिल्क। तो ये ऐसे एनिमल होंगे मिल्च जो क्या करेंगे, डेयरी एनिमल्स होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे मिल्क को, और ड्रॉट एनिमल ऐसे होंगे जो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बट दे आर ऑल्सो मच मोर यूजफुल, जो कि एग्रीकल्चर में जैसे कि प्लॉइंग में काम आ सकते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में, टिलिंग में, इरिगेशन में, इन सब में काम आ सकते हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे हो। तो ये क्या है, ये ड्रॉट एनिमल है जिनको डायरेक्टली डेयरी प्रोडक्ट्स में कोई योगदान नहीं होता, और ये मिल्च एनिमल है जिनका डेयरी प्रोडक्ट्स में योगदान होता है, ठीक है। अब क्रॉस ब्रीडिंग पर आ जाते हैं, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, उसी प्रकार यहां पर भी क्रॉस ब्रीडिंग होती है। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है जैसे कि ये जर्सी काव है, इसको ये रेड सिंधी काव के साथ हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाता है, ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग करा दी जाती है, ताकि इससे क्या होगा, मिल्क का प्रोड्यूशन बढ़ेगा। क्योंकि ये जो है इसका लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है, लैक्टेशन मतलब ये लंबे समय के लिए दूध देती है, और ये जो होती है ये बीमारियों के लिए हाई रेजिस्टेंट होती है, बीमारियों के लिए हाई रेजिस्टेंट होती है। अगर ये दोनों क्वालिटी एक में मिल जाए तो कितना अच्छा रहे, और वो एक में कैसे मिलेगी, क्रॉस ब्रीडिंग से। कैसे मिलेगी बच्चों, क्रॉस ब्रीडिंग से, ठीक है ना। वैसे ही अगर अपन क्रॉस ब्रीडिंग की बात करें तो ये उसी की तरह है जो अभी अपन ने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, सेम हाइब्रिडाइजेशन प्लांट्स में है,
और एनिमल्स में क्रॉस ब्रीडिंग है। अब यहां पर अगर अपन बात करें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर कैटल फार्मिंग के लिए क्या क्या मैनेज है, तो सबसे पहली बात है क्लीनिंग, शेल्टरिंग, फीडिंग, प्रोडक्शन और इंप्रूवमेंट इन द मिल्क प्रोडक्शन। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब ये प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज कैसे करेंगे अपन, इनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे डिजीज से, एक तो क्लीन एनवायरनमेंट रखो, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट रखो, वहां पर कुछ भी ऐसा खराब चीजें नहीं पड़ी होनी चाहिए। शेल्टर शुड बी क्लीन, ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड। पीरियोडिक विजिट ऑफ द वेटरनरी फिजिशियन टू चेक द एनिमल्स, यानी कि वो जो डॉक्टर होते हैं, वेटरनरी फिजिशियन का मतलब है कि जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनका पीरियोडिक विजिट कराते रहो भैया, चेक कराते रहो कि हमारे जानवर ठीक है कि नहीं। हाइजीन मैनेजमेंट आपको बहुत जरूरी है, वहां पर आप साफ सफाई हाइजीन मैनेज करते रहो। और कुछ जो कॉमन बीमारियां उनके वैक्सीनेशन का भी काम आप कर सकते हो, वैक्सीन उनके प्रति दिला सकते हो। अब अपन आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में जनरली दो हमारे यूजेज होते हैं, एक तो होता है एग, यानी कि या तो एग ले लो या चिकन खा लो, ठीक है ना। नॉन वेजिटेरियन समझ रहे होंगे, अंडा तो कुछ लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लेयर्स होते हैं वो तो क्या देते हैं, सिर्फ एग देते हैं। और चिकन के लिए जो फेमस होते हैं दैट आर बॉयलर्स, दैट आर कॉल्ड बॉयलर्स। तो ब्रॉयलर्स तो चिकन के लिए यूज होते हैं और लेयर जो होते हैं वो किसके लिए, एग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग सिंपली यार एग प्रोडक्शन के लिए और मीट प्रोडक्शन के लिए है, ज्यादा ज्ञान बांटना इसमें उचित नहीं है, ठीक है ना, आप सब जानते ही होंगे। अब इनमें भी क्रॉस ब्रीडिंग करा दी जाती है, कैसे करा दी जाती है, ये इंडिजीनियस है, ये फॉरेन ब्रीड है। अब इनका क्या होता है, ये ज्यादा मीट प्रोड्यूस करता होगा, ये कम मीट प्रोड्यूस करता होगा, और कुछ अंडे का भी चक्कर होगा, डिजीज रेजिस्टेंट का भी होगा। इस प्रकार यहां पर क्रॉस ब्रीडिंग करा दी जाती है। अब यहां पर डिजायरेबल ट्रेट्स क्या हो सकती है इनके लिए, कि किस टाइप से मुझे चाहिए, डिजायरेबल क्या हो सकता है। एक तो डॉर्फ बॉयलर होंगे जो मीट गिविंग बर्ड्स होंगे, डॉर्फ मतलब छोटे लेकिन मोटे, छोटे मोटे, और पैरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, ठीक है। समर एडेप्शन कैपेसिटी, इनको जो है टॉलरेंस होनी चाहिए कि समर के अंदर जल्दी खत्म ना हो, क्योंकि चिकन जो होते हैं जनरली, ये जो पोल्ट्री सिस्टम होता है इसके अंदर जो ये एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो गर्मी आती है उसको झेल नहीं पाते, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, और ये सारी चीजें हैं जो जरूरी है, जिनको ध्यान रखना है कि नहीं। ओके, अब अपन पीसी कल्चर पे आ जाते हैं। पीसी कल्चर मतलब फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग में भी जो है बहुत सारे यहां पर देख सकते हो। फिश फार्मिंग क्या है, फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सिर्फ फिश के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ओमेगा 3, आपने नाम सुना होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर ब्रेन, ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ लोग टैबलेट से खाते हैं, लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट किससे खा लेते हैं, फिश से, क्योंकि फिश में ही पाया जाता है, किसी प्लांट में नहीं पाया जाएगा। कोई प्लांट ओमेगा 3 प्रोड्यूस नहीं करता, ये फिश में ही पाया जाएगा। तो इसको फिश के अंदर से फिश ऑयल की टैबलेट्स बनाकर कुछ बच्चे जो शाकाहारी होते हैं उनको प्रोवाइड कर दी जाती है। कुछ जो मांसाहारी होते हैं वो तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फिन्ड ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश, यानी कि एक तो कुछ फिन वाली फिश होती है और एक शेल फिश होती है, दो टाइप की फिशेस होती हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देख सकते हो यार, ये वाली फिशेस ऐसे, इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ फिश, फिन फिश और शेल फिश। तो दोनों की फिशरीज के बारे में अपन बात करेंगे। फिन फिश की बात करेंगे तो ये कैप्चर, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फिन्ड ट्रू फिश। यहां पर क्या हो, ये फिन फिशरी का मतलब यही है कि फिन वाली फिशेस को कैप्चर करना, उनको बेचना, खाना पीना, मार्केटिंग करना, वो सब फिन फिशरीज में आता है। और वैसी शेल फिशरीज में जो शेल वाली फिशेस, जैसे यहाँ पर प्रॉन है, मोलस्का है, क्रैब है, ये सारी जो है ये किसके, शेल फिश के एग्जांपल है। शेल का मतलब इनकी आउटर कवरिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है और इनकी आउटर कवरिंग इतनी हार्ड नहीं होती है, ठीक है, ये अंतर। अब यहां पर अगर बात करूं मैं फिशरीज में, तो कैप्चर होता है और एक कल्चर होता है। कैप्चर मतलब जो हमारे जो जैसे तालाब होंगे, नदी होंगे, वहां से हम निकालें, जैसे फ्रेश वाटर से यानी इनलैंड फिशरीज, मरीन वाटर यानी मरीन फिशरीज। मरीन मतलब जो समुद्र में से मछली निकाली जाती है वो तो मरीन वाटर। फ्रेश वाटर मतलब रिवर्स वगैरह में से, तालाब वगैरह में से निकालो। कल्चर का मतलब है कि इसकी खुद फार्मिंग करो, खुद फार्मिंग करो। फ्रेश वाटर में भी होती है जिसको एक्वाकल्चर बोलते हैं, और मरीन वाटर की होती है जिसको मैरीकल्चर बोलते हैं। ध्यान देना, फार्मिंग इज अलग थिंग, कल्चर मतलब जो भी है वो अलग थिंग है, और कैप्चरिंग इज अलग थिंग। मतलब ये अपने आप डेवलप होंगी, बस हमको तो पकड़ के लाना, और यहां पर हमें इनको पालना है, इनको बढ़ाना है, इनका रिप्रोडक्शन, सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे मरीन फिशरीज में जनरली ये फिशेस काउंट ये है जनरली, जैसे बेटकी, मुल्लेट, पर्ल,
मुसल, सीवीड और ये ऑयस्टर, ये सारी जो है ये मरी कल्चर में आते हैं क्योंकि मरीन फिशरीज में इनमें होती है। और एक्वा कल्चर की अगर अपन बात करें तो एक्वा कल्चर की बात करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये बहुत सारे यहाँ पानी के टैंक बना रखे। इस पानी के अंदर आप यहाँ पर वो डाल देते हो, इनके जो अंडे होते हैं फिशेस के वो डाल देते हो, तो यहाँ पर बहुत सारी फिश जो होती है वो बन जाती है और इन फिशेस को आप फिर निकाल लेते हो। ठीक है ना, ये है हमारी एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर का मतलब है पानी में अंदर और फ्रेश वाटर के अंदर। और यहां पर इनको अपन यहां पर भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहां पर पेडी होती है ना, पेडी की खेती कर रहे हो आप, तो पेडी की खेती कर रहे हो तो उन खेतों में पानी भरा रहता है, तो ये पेडी के साथ में आप फिश कल्चर भी यानी एक्वा कल्चर भी कर सकते हैं। एक्वा कल्चर मतलब यहां पर भी आप मछलियों का पालन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कंपोजिट फिश कल्चर, कंपोजिट फिश कल्चर का मतलब है कि यहां पर अलग अलग टाइप की फिशेस को एक साथ ग्रो कराना, क्योंकि ये अलग अलग लेयर्स में रहते हैं। जैसे कुछ फिश है कतला, ये हमें सरफेस पे मिलेगी, कुछ है जो मिडिल में मिलेगी, रोहू जिसे बोलते हैं, कुछ है जो नीचे मिलेंगी, और जैसे यहां पर ये ब्रिगल होगी, जिसे लास्ट में होगी ये ग्रास क्राप जो होगी वो नीचे ही नीचे मिलेंगी। तो ये आप ऐसे कंपोजिट तरीके से भी कर सकते हैं, आप एक की भी कर सकते हैं, आप ऐसे मिक्स्ड की भी कर सकते हैं, कंपोजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कंपोजिट के कुछ फायदे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स है। अब अपन आ जाते हैं एपीकल्चर पे। एपीकल्चर के बारे में भी आप सब जानते हो, खेतों के आसपास में ऐसे डब्बे लगे होते हैं, उन डब्बों के अंदर मधुमक्खी पालन के बारे में बात करते हैं। तो ये यहां पर जनरली एपीकल्चर किससे रिलेटेड है, बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। और यहां पर इसकी जरूरत क्यों आई मधुमक्खी पालन की, क्योंकि हनी की बहुत ज्यादा जरूरत हमें होती है और वैक्स की। क्या, एक तो हनी और एक वैक्स, ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हनी और वैक्स की इंपॉर्टेंट जो होती है हमारे जीवन में, उनकी जो नीड्स होती है उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें एपीकल्चर का सहारा लेना पड़ता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जो मधुमक्खियां होती है वो 3 टाइप की होती है, एक तो क्वीन होती है, एक ड्रोन होती है, एक वर्कर होती है। तो क्वीन क्या होगी, ये फीमेल फर्टाइल होगी, मतलब ये फीमेल होगा, जैसे मेल और फीमेल होता है, दोनों फर्टाइल होते हैं तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी दूसरी मधुमक्खी को जन्म दे सकते हैं। तो ये फीमेल फर्टाइल है और ये मेल फर्टाइल है, यानी कि ये क्या करेगा, इनके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अंडे पैदा करेंगे यानी बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन एक होता है वर्कर जो स्टेराइल फीमेल होता है, स्टेराइल फीमेल, इसका मतलब है ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बस ये सेवा कर सकता है, इनकी सेवा कर सकता है। सेवा मतलब इनके लिए वो जो है मतलब कलेक्ट कर करके लाएगा, ये कहां से, जो सरसों के फूल होते हैं उनके अंदर से पुंकेश कलेक्ट करके, हनी कलेक्ट करके किसके अंदर, वो छत्ते के अंदर डालता है, बिहेव के अंदर। ठीक है, ये काम करता है ये। अब यहां पर वेराइटीज की अगर बात करूं, इंडियन वेराइटीज की, तो रोक भी होती है जिसको एपिस डोरसेटा बोलते हैं, और एपिस फ्लोराई बोलते हैं, लिटिल बी, छोटी मधुमक्खी होती है उसको, और बड़ी वाली को बोलते हैं अपन एपिस डोरसेटा। और ये एक इटालियन भी है, इटालियन एपिस मेलिफेरा। ये सब आपको जरूरी नहीं है, बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सब लोग बस थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हमने सारे फूड रिसोर्सेज के बारे में जान लिया, क्यों वो इंपॉर्टेंट है और उनके अंदर आप कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी बातें अपन ने जान ली। इज इट क्लियर बच्चों? तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।